हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारी क्लासेस प्लीजेंट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि मैं आपके सेकंड सेमेस्टर का जो मैथ का पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हुआ है उसकी पूरी तैयारी कराऊंगा। तो अपने वादे को पूरा करते हुए मैं पेश हूँ आपके सामने आपके सेकंड सेमेस्टर के सारे चैप्टर्स का एक रूपरेखा लेकर कि किस तरीके से आपके सारे सेमेस्टर को कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या है, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज जो हर बच्चे के मन में डाउट होगा वो थोड़े से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। 4 से 5 वीडियोस का टाइम लगेगा। 4 से 5 वीडियो का मतलब है 1.5 से 2 घंटे की एक वीडियो हुआ करेगी और आपके मुश्किल से 8 से 10 घंटे में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और मैं श्योर गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने ये 4 से 5 वीडियो सिर्फ और सिर्फ पढ़ ली तो मैथ में आपकी बैक आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। 100% आप अपनी बैक को क्लियर कर लोगे, समझ गए। और अगर किसी की बैक पेपर का भी एग्जाम दे रहे हो तो वो भी निश्चिंत हो जाए, इस वीडियो को देखने के बाद उसकी सारी बैक्स अपने आप जो मैथ में है मैथ की ही क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बात करते हैं कि पेपर होगा कब, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका पेपर होगा वो कब होगा, तो उसकी एग्जाम डेट जो आई है वो आई है 25 नवंबर इसी महीने 25 तारीख को, ठीक है। इसी महीने 25 तारीख को दिन कौन सा होगा, दिन होगा वेडनेसडे। दिन वेडनेसडे यानी बुधवार, बहुत बढ़िया दिन है। उस दिन आपका एग्जाम होगा, ठीक है। बीच में आपको संडे भी मिलेगा बढ़िया से, हो सकता है संडे में 2 वीडियोस आ जाएं तो सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। और ये एग्जाम डेट 25 नवंबर डे वेडनेसडे होगा कहाँ, तो ये सेंटर जो रहेगा आपका, तो आपका जो नोटिफिकेशन आया है जिसमें पेपर को कैंसिल करने का, तो उसमें साफ साफ लिखा है, जब आपकी डेट रिलीज करी उन्होंने तो उसमें साफ साफ लिखा है कि 25 नवंबर को जिन विद्यार्थियों ने जिस जिस सेंटर पर एग्जाम दिया था उनका एग्जाम उसी सेंटर पे सुबह 10 से 11 के बीच होगा, ठीक है। 10 से 11 के बीच आपका एग्जाम होगा उसी सेंटर पे जिस सेंटर पे आपने एग्जाम दिया था, ठीक है। तो और हाँ, एडमिट कार्ड भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस एडमिट कार्ड पर ही आपका एग्जाम दिलाया जाएगा। उसके लिए आप परेशान हो क्या कोई नया एडमिट कार्ड आएगा, नया सेंटर बनेगा, कुछ नहीं, सब कुछ सेम वही रहेगा। बस आपको पेपर दोबारा देना पड़ेगा और इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपके जो सेकंड सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड सेमेस्टर में आपके कुछ ये चैप्टर्स आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए। तो उसमें सबसे पहला क्या रहता है, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। दूसरा आता है संख्याएं। संख्याएं में आपका क्या आ जाता है, संख्याएं आपकी जैसे संख्याओं के रिलेटेड कैलकुलेशंस की 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, ठीक है, इस टाइप की कैलकुलेशंस रहती हैं। फिर आता है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, बॉडमास वगैरह का यूज आ जाता है इसमें, ठीक है। कैलकुलेशंस भी नंबर्स की ही कैलकुलेशंस रहती है और ज्यादा कोई नहीं रहता। परिमेय संख्याएं, तो ये आपसे यहाँ पे P/Q क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय अपरिमेय का ही कैलकुलेशन, उनका जोड़ घटाना गुणा भाग या लाइक दैट इस टाइप की जो है चलती रहती हैं, ठीक है। फिर आपका एक है पूर्ण संख्याओं पर गणितीय संक्रिया, इसमें आपसे पूर्णांक वगैरह निकालने को कहा जाता है, ठीक है। फिर सरलीकरण आता है। सरलीकरण में क्या होता है, आपका बॉडमास का रूल आपको अप्लाई करना है और इसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। फिर आता है समीकरण। ये आपके बीजीय व्यंजक जो होते हैं उनकी समीकरणें, x y की समीकरण को सॉल्व करना होता है। समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आयु वगैरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हालांकि इस बार आयु का कोई क्वेश्चन आया नहीं था, मोस्टली आ जाते हैं, ठीक है। फिर ये आता है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमकाएं। तो ये आपके वही बीजीय व्यंजक होते हैं, उन्हीं का गुणनफल होता है। और सर्वसमकाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सी सर्वसमका है, कौन सी
नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं इसमें भी। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में आ जाता है आपका आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज, शंकु, ये सारी चीजें जो है इस चैप्टर के थ्रू आ जाती हैं। फिर सांख्यिकी, इसमें आपकी सांख्यिकी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बारंबारता वगैरह से होते हैं, पाई ग्राफ वगैरह आपसे बनवा लेता है कि इसका चार्ट बनाइए, ये ग्राफ बनाइए, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। फिर आपका आता है सर्वांग क्षमता तथा समरूपता, ये आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर होता है, जहां पर त्रिभुज दिए होते हैं और आपको पहचानना होता है कि त्रिभुज कौन सा सर्वांग सम है और कौन सा समरूप है। तो ये सारी चीजों को कवर कर लेंगे 4 से 5 वीडियोस में, और जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी चीज की पढ़ने की, ना किसी चीज से परेशान होने की जरूरत है। अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, पिछली बार भी कुछ नहीं पढ़ा, पेपर खराब हो गया, टेंशन में थे, और अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, अब लग जाइए मेहनत से। बस 4 दिन दीजिए, 4 से 5 दिन दीजिए, और अपना मैथ का पेपर पूरा अच्छे से कराइए और हंसते खेलते घर आइए, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर्स हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा आज अपने पहले चैप्टर से, एलसीएम और एमसीएम से। देखो दोस्तों, मैं आपको चैप्टर समझाऊंगा, उसको सॉल्व करना, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाना, ये आपका काम रहेगा। तरीका मैं बताऊंगा, चलना आपको ही है। ये नहीं है कि मैं यहाँ क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराऊं, उसके कराने से आपका एग्जाम अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मैं सिर्फ तरीका बताऊंगा, उस पर चलोगे कौन? आप। मेहनत कौन करोगे? आप, ठीक है। मैं तो कर ही रहा हूं, और कोई क्लासेस आपको इस बेनिफिट्स को नहीं दे रही है कि हाँ वो एग्जाम टाइम में आपको ये सुविधा दे कि आपके कुछ चैप्टर्स का रिवीजन भी करा सके, नहीं दे रही है। उन्होंने जो पढ़ा दिया। ये क्विक रिवीजन क्लास सिर्फ और सिर्फ प्लीजेंट क्लासेस पे मिल रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर से, ठीक है, लासा और मासा, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से। स्टार्ट करते हैं अपना पहले चैप्टर के साथ। इसमें आपकी कुछ टर्म्स हैं, उन चीज़ों को सीख लीजिए। क्या है, 1 नंबर पे आपकी एक टर्म आती है, एक आता है अपवर्तक, और दूसरा एक टर्म्स है इसमें जो यूज होती है अपवर्त। सुनने में एक से हैं तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अपवर्त्य होते हैं उसके गुणज, क्या होते हैं? गुणज। और अगर अपवर्तक की बात करें तो वो नंबर्स जिनसे वो संख्या पूर्णतः भाज्य हो सके, कट जाए, उसको कहते हैं, ठीक है। जिन नंबरों से या संख्याओं से वो संख्या विभाजित होती है, ठीक है। दोनों चीजों में क्या अंतर है? अपवर्तक वो होते हैं, अगर मैं कहूं कि 25 के अपवर्तक बताइए, तो उसमें 5 और 25 ही आएंगे, क्योंकि ये संख्या 5 से कटेगी और 25 से कटेगी, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगी। और अगर मैं कहूं अपवर्त बताइए, 25 के अपवर्त बताइए, तब आप बताएंगे 25 के अपवर्त 50, 75, 100, ठीक है। मतलब गुणज, 25 के गुणज तो क्या होगा? अपवर्त। और अगर पूछे अपवर्तक तो वो संख्या किस किस से विभाजित होगी, वो संख्याएं आएंगी इसके अपवर्तक के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद आपकी एक टर्म्स दी हुई है कि अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। ये मैं पहले ही आपको बता चुका था। अभाज्य संख्याएं जो केवल स्वयं से कटे या 1 से कटे। किससे कटे? अभाज्य संख्याएं अगर बात करें तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक नंबर से कटती हैं या फिर सेल्फ से कटती हैं, स्वयं से कटती हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। फिर आता है आपका भाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो एक और स्वयं के अतिरिक्त भी अन्य संख्याओं से कट सकती हैं, वो संख्या क्या कहलाती हैं?
भाज्य संख्याएं, जैसे बात करूंगा अगर मैं 16 की, 16 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और खुद 16 से भी कटेगा। तो 16 क्या हो गया आपका भाज्य संख्या हो गया। अगर मैं बात करूं 7 की तो 7 क्या हो गया आपका अभाज्य संख्या हो गई, जो 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगी। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं और आपको फिर वो बहुत दुख देती हैं, हालांकि क्योंकि पढ़े नहीं होते हो ना, बोले ये थोड़ी ना आएगी। फिर बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जो संख्याएं हैं उनके आपको गुणनखंड करने को बोले तो वो गुणनखंड क्या कहलाते हैं आपके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, कहलाते हैं। जैसे अगर आपसे कहा गया कि अगर हम बात करें गुणनखंड की आपसे कहा 36 के गुणनखंड बताइए, तो 36 के गुणनखंड आप क्या करोगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 तियां 9, 3 एकम 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गए आपके गुणनखंड किसके 18 के, ठीक है, वो सॉरी 36 के, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही नंबर दोबारा वापस में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये कुछ टर्म्स ही जो आपने सीख ली। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। कुछ हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लेके चलते रहेंगे जिससे आप समझते जाएं, और एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा या कोई टफ हुआ तो 2 भी बता दूंगा। उसके बाद जो है बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं अपनी बुक से, जो भी बुक हो आप पर, कोई पब्लिकेशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्वेश्चन से मतलब रखिएगा, राइटर कौन है उससे कोई लेना देना नहीं है। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है 200 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 200 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, सिंपल सा, किसी के भी गुणनखंड पूछे आपको वो नंबर लिखना है, छोटे से छोटे नंबर से काट कर देखना है। सबसे छोटा से छोटा हमारे पास कौन सा बचेगा, 2, 2 से काटेंगे नहीं कटा, 3 से काटेंगे नहीं कटा, 4 से काटेंगे नहीं कटा, 5 से काटेंगे, एक एक करके बढ़ेंगे। ये नहीं कि 200 सीधे 100 दूनी 200 कर दे, फिर तो ऐसे 200 एकम 200 भी कर सकते हो, है ना, क्या जरूरत है फिर 100 से काटने की। तो गुणनखंड करने का नियम क्या है, छोटे से छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 100 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10, 0। फिर 2 से काटा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर 5 से काटेंगे, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, किससे कटेगा, 5 से, 5 5 जा 25, फिर 5 बन जा 5, ठीक है। तो आपके ये जो गुणनखंड आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 इंटू 5 इंटू 5, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो आपको सेम वही नंबर मिलना भी चाहिए, ये आपका क्रॉस चेक हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 5 जा 200, आपको वही नंबर मिल गया, मतलब आपके गुणनखंड सही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आपको बात करते हैं, दूसरा दिया है कि संख्या 136 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए। अभी मैंने क्या बताया था कि अपवर्त और अपवर्तक दोनों में बहुत फर्क है। संख्या 136 के अपवर्तक बताइए। तो अपवर्तक में आपको वही निकालना है जो गुणनखंड का सीन रहता है, वही सेम इसमें भी रहेगा कि ये नंबर किस किस से कटेगा, तो फिर गुणनखंड की तरह कर देगी है। 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तियां 6, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और फिर 17। तो इसके अपवर्तक क्या हो जाएंगे, 2, 2, 2 और 17, ठीक है। तो अब
जब इतने आ गए 2 2 2 17, अब इसमें गुणनखंड तो पूछा नहीं था हमसे, क्या पूछा था? अपवर्तक पूछा था। तो अगर हम बात करें अपवर्तक की, तो अपवर्तक आएंगे, अपवर्तक आ जाएंगे 1, ये नंबर 1 से कटेगा। 3 बार 2 आया है, 1 बार लिखिए क्योंकि अपवर्तक पूछा है ना कि गुणनखंड। फिर 17, तो ये जो 3 आपके आए नंबर 1 2 एंड 17, ये क्या है? ये इसके अपवर्तक हैं। अपवर्तक ज्ञात कैसे करोगे? उसका तरीका ये है कि जैसे गुणनखंड करते हो वैसे गुणनखंड करके देख लेना, आपको संख्याएं मिल जाएंगी। कौन कौन सी संख्याएं हैं? बहुत इजी रहेगा। फिर जो बार बार रिपीट हो उसे एक ही बार लिखना, ठीक है। और 1 सब में रहेगा क्योंकि 1 हर संख्या को काट सकता है, ठीक है। तो अपवर्तक में 1 आपका सब में रहेगा, बाकी आप गुणनखंड की तरह करके देख लेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं इसमें हमें मिल सकती हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे। अगर आपसे पूछ ले, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, आपसे पूछ ले 66 के 5 अपवर्त बताइए, के 5 अपवर्त, ठीक है, अपवर्त बताइए। अब देखो अपवर्तक बता दिया, अब देखो ये अपवर्त, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो 66 के अपवर्त 5 पूछे गए हैं आपसे, तो 66 के 5 अपवर्त क्या होंगे? आप इसके गुणज निकालोगे। कहने का मतलब क्या होगा? आप इसके गुणज निकालोगे, और गुणज निकालने के लिए क्या करोगे? 5 पूछे हैं तो 5 के लिए क्या लिखोगे? 66 बन जा, एक 66 2 जा, फिर 66 3 जा, 66 4 जा, और 66 5 जा। ये 5 अपवर्त पूछे थे, तो ये 5 इनके गुणज हो गए कि 5 बार इनको आगे, ये सिंपल सी बात कह लो, पहाड़ा 66 का पहाड़ा 5 तक पढ़ दो, 5 बार तक 5 टाइम्स, तो वही आपके क्या हो जाएंगे? अपवर्त हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा? आपका 66 हो जाएगा, और ये 132 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 198 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 254 264 264, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 330, ठीक है। ये आपका 330 हो जाएगा, और ये आपके पांचों क्या हो गए? गुणज हो गए, या कहें अपवर्त हो गए, ठीक है। ये अपवर्तक और अपवर्त में ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखकर उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चौथा नंबर फिर सेम है, देखो हालांकि गुणनखंड में बता चुका हूं, अब बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी का खेल समझ लीजिए। कुछ नहीं, बड़ी बड़ी छोटी छोटी डरना नहीं है। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? बड़ी से बड़ी अगर 2 अंकों की पूछे 99, 1 की पूछे 9, 2 की 99, 3 की 99 3 टाइम, 4 की तो 4 बार 9, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? बड़ी से बड़ी में चलेगा सीन। और अगर छोटी से छोटी का पूछे तो आपकी क्या चलेगी? छोटी से छोटी 1, उसके बाद ये 10, फिर 10000, 1000, जितना भी कहे आपकी वो क्या होती जाएगी? छोटी से छोटी होती जाएगी और बड़ी से बड़ी होती जाएगी, ठीक है। गुणनखंड कैसे करने वो मैं बता चुका हूं, वो आप खुद से करेंगे, ठीक है। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी क्या होती है वो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लासा और मासा की। कुछ क्वेश्चन आपके लासा और मासा से ले लेते हैं। ये तो आपके अपवर्त हो गए, अपवर्तक हो गए, ठीक है, और गुणनखंड हो गए। चलते हैं लासा मासा के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब बात करते हैं हम लासा और मासा की। लासा लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम
समावर्तक या फिर LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एक तरफ हम बात करेंगे महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक HCF की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, नाम से ही फर्क समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है और वो क्या है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब होता है कि हम छोटे से छोटा मल्टीपल भी शामिल करते हैं लासा में, और मासा का बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर जो सारे नंबर्स में हमें मिल जाए। हमें 3 नंबर दिए हैं, इनका हमें क्या निकालना है, LCM, और इन्हीं 3 नंबर्स का हमें क्या निकालना है, मासा HCF। ठीक है, ये तीनों हमारे पास 3 नंबर्स कॉमन है। दोनों को एक एक एग्जाम्पल से ही बताता हूं, समझने की कोशिश करना। नंबर लिखे हमने, निकालना कैसे है, गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि है ये, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, कॉमन सबसे छोटा जो फैक्टर है, सबसे छोटी जो संख्या है उससे काटना शुरू करेंगे। तो 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौक 8, यहाँ 12 आ जाएगा 12, और यहाँ क्या आता जाएगा 14, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 7 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 3 से 7 ऐसे ही, और फिर 7 से 1 1 1, जब तक कि हमें क्या नहीं मिल जाए, 1 ना मिल जाए, हम करते रहेंगे। और ये हमारा लासा होगा इन 3 नंबर्स का। कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तियाँ 48, 48 सत्ते कितने हो गए, 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28, 5 33, 336। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 सत्ते यहाँ करके देख लीजिए, 7 अट्ठे 56 के 6 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 33, 336, यही अपना आ रहा था। ठीक है, तो ये आपका हो गया लासा। सेम इसी टेक्निक से अब हम बात करेंगे मासा की। ठीक है, तो मासा कौन सी विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से अगर हम मासा की बात करें तो मासा हमारा क्या हो जाएगा, हमें इन नंबर्स के अलग अलग क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड। तो 16 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 48 की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। 56 की बात करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56। हमने अलग अलग तीनों संख्याओं के क्या निकाल लिए, गुणनखंड निकाल लिए। अब इन तीनों नंबर्स में जो जो कॉमन फैक्टर हैं सिर्फ और सिर्फ वही लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या लेने, वही लेने हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, 2 2 2 3 टाइम्स मिले, तीनों में जो मिले। अब यहाँ 2 की बात करें, 2 2 यहाँ नहीं है तो छोड़ देंगे, 3 यहाँ है और कहीं नहीं है, 7 यहाँ है और कहीं नहीं है, तो क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में या 3 नंबर दिए तो 3, 4 दिए तो 4, 5 दिए तो 5 सब में मौजूद हो, तो वो नंबर क्या है, 2 × 2 2 4 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 हमारा क्या हो गया, इनका मासा हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अगर लासा की बात करें तो ये है। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से लासा और मासा ये इस तरीके से करते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाए
लैंग्वेज कुछ भी रहे, उसकी कुछ भी पूछे, ठीक है, और उसमें आ जाए बड़ी से बड़ी, कोई 3 संख्या दी हो तो कह दे कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इनसे कुछ भी होती हो, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकती है। तो सिर्फ आपको पॉइंट क्या पकड़ना है क्वेश्चन में, लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो कठिन लगते हैं आपको, बड़ी से बड़ी अगर आ रहा है और एक जगह आएगा छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, तो अगर बात करता है बड़ी से बड़ी तो उस क्वेश्चन में आप HCF कीजिएगा, उसके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर बात कर रहा है छोटी से छोटी तो LCM की बात हो रही होगी, ठीक है। लासा क्या होता है हमने देख लिया, मासा क्या होता है हमने देख लिया, ठीक है। लासा सिंपली क्या होता है, गुणनखंड होता है, किसी भी नंबर के गुणनखंड वो लासा कहलाते हैं। मासा की 2 विधि हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने नहीं मिटाला कि मासा की ये क्या थी, आपकी गुणनखंड विधि थी, ठीक है। अब हम इसी को अगर करें भाग विधि से, किससे करेंगे, भाग विधि से। 2 विधि होती हैं, एक गुणनखंड विधि होती है और एक क्या होती है, भाग विधि होती है। तो गुणनखंड विधि मैंने वो बता दी, अब एक भाग विधि जो होती है वो भी देख लीजिएगा। और इसी के साथ आपके चैप्टर का दी एंड, लासा मासा चैप्टर खत्म, ठीक है। यही नंबर ले लेते हैं, इन्हीं नंबर का गुणनखंड विधि से आपने मासा निकाला, 8 आया। अब इन्हीं का हम भाग विधि से निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 8 ही आएगा। देखो 16, 48, 56, तो 16 से भाग दिया पहले 48 को, 16 तियां 48, सॉरी 3, 16 तियां 48, इससे कट गया। अब 16 से ही भाग देंगे 56 को, 16 दूनी 32, 16 तियां 48, कितना बचा 8। अब 8 से भाग किसे दोगे, 16 को, 8 दूनी 16, कट गया, मासा कितना आया 8। ये तरीका क्या होता है, भाग विधि से। कैसे करना होता है, जो भी संख्या दी है पहले 2 छोटी संख्या पकड़ो, सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या को भाग दोगे, अगर वो पूरी कट जा रही है तो ठीक है, नहीं कट रही है तो फिर जो शेष बचे उस शेष से इसे भाग देना होता है, ठीक है। तो 16 तियां 48 पूरा कट गया, फिर इसी 16 से हमने तीसरी संख्या थी 56 से भाग दिया, 16 तियां 48 बचा 8। अब 8 से इस 16 को भाग देना है, ठीक है। फिर ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ, 8 से भाग दिया, 8 दूनी 16, पूरा कट गया तो हमारा मासा की यही हो गया। अगर कुछ बचता शेष तो जो शेष बचता उससे हम 8 को भाग देते। तो यही प्रोसेस हमारी आगे तक चलती रहती है। लास्ट में कहाँ तक चलती है, जहाँ तक पूरा का पूरा डिवाइड ना हो जाए, और मासा में ये गारंटी है पूरा का पूरा डिवाइड होगा, ठीक है। तो जो नंबर हमारे सारे नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दे वही हमारा क्या हो जाता है, मासा हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ लासा मासा आपका निपट जा रहा है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड इसके बाद भी कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप तुरंत पूछिए, आपको तुरंत उसका आंसर मिलेगा। और अगर आप कोई क्वेश्चन भी पूछना चाहते हो लासा मासा से रिलेटेड तो उसका पूरा सॉल्यूशन आपको बाय हैंड सॉल्यूशन करके उसकी आपको फोटो व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, या फिर आप चाहें तो टेलीग्राम पे भी हमें सेंड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है प्लीजेंट क्लासेस के नाम से, आप वहां भी सेंड कर सकते हैं, तो आपको वहां भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम फेसबुक पर भी हैं, वहां करोगे तब भी सॉल्यूशन मिलेगा, यूट्यूब पे कमेंट करोगे तब भी मिलेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछोगे तब भी मिलेगा, टेलीग्राम पे पूछोगे तब भी मिलेगा। हम हर जगह हैं और हम जहां हैं वहां परेशानी की कोई बात है ही नहीं, ठीक है। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा क्या था, लासा मासा का था, पढ़ लिया, फिनिश कर लिया। कोई डाउट हो तो मैंने बोला है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछिए। और उसके बाद सेकंड चैप्टर नंबर्स, संख्याएं, इसके बारे में देखते हैं क्या है। बहुत छोटा सा और बहुत इजी सा चैप्टर है, छोटे से संख्याओं का। इसकी मैंने एक पहले भी वीडियो बना के डाल रखी है, आप उसे भी अगर देखेंगे तो उससे भी ये आपका चैप्टर फिनिश हो सकता था। नहीं देखा तो दोबारा अभी मैं इस चैप्टर को करा रहा हूँ, स्किप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
सबसे पहले आपसे पूछा गया है स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, तो मैंने बताया था, जैसे इसका क्वेश्चन भी आया था आपके इस बार के एग्जाम में। कोई नंबर आपको दिया है, ठीक है, इसका पूछा है स्थानीय मान बताइए, स्थानीय मान। तो इसके स्थानीय मान का क्या हो जाएगा, 0 का पूछा है तो 0 ही रहेगा, 5 का पूछा है तो 5 इंटू 1 10, 10 से मल्टीप्लाई 50 हो गया। 6 का पूछा है अगर तो 6 1 10 100, 100 से मल्टीप्लाई 600 हो जाएगा। तो ये अलग अलग आप इसके स्थानीय मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यही आपसे पूछा जाए 4 5 8 तो 8 का 8 ही रहेगा। 5 का पूछा 50 हो जाएगा, 4 का पूछा 400। नंबर लिखना है, उसके बाद जितनी पीछे संख्याएं छूट रही हो उतने 0 लगा देना है। 8 के पीछे कोई संख्या छूटी, नहीं छूटी तो 8 को ऐसे ही लिख दो। 5 से पीछे कितनी संख्या 1 है तो 1 0 लगा दो। 4 के बाद कितनी संख्याएं 2 हैं तो 2 0 लगा दो, बस सीधी सी बात है। ये क्या हो जाएगा आपका स्थानीय मान। फिर पूछा है आपसे प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं आपकी कहां से हो, क्या कौन सी होती हैं, 1 से लेकर 9 तक की आपकी क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं। 0 छोड़ देते हैं, 0 क्या है होल नंबर है। क्यों होल नंबर है, 0 पे ना तो पॉजिटिव का कोई फर्क पड़ता है ना ही निगेटिव का, इसलिए 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही हो सकती हैं, सीधी सी इसकी ये डेफिनेशन है। 0 क्या है आपका होल नंबर है, कहने का मतलब 0 पे ना पॉजिटिव होता है चार्ज ना निगेटिव चार्ज होता है, 0 मतलब 0, ठीक है, तो वो होल नंबर में आता है। फिर आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन को देखते हैं अब हम, ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे फटाफट, कम टाइम में ज्यादा काम करना है। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या भी ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की छोटी से छोटी, 3 अंकों की छोटी से छोटी, जो कि आपको पहले ही बताई थी, छोटी से छोटी क्या हो जाएगी, छोटी से छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 100, ठीक है। 3 अंक हो गए, छोटी से छोटी 3 अंकों की 100 हो गई। कह रहा है इसकी पूर्ववर्ती अगर पूछे, देखिए 2 टर्म्स होती हैं, पूर्ववर्ती और एक होता है अनुवर्ती। पूर्ववर्ती -1, अनुवर्ती +1, क्या करना है +1, पूर्ववर्ती -1 एक घटा दो, अनुवर्ती +1 आगे की बता दो, एक जोड़ के। पूछा क्या है, छोटी से छोटी संख्या की अनुवर्ती, तो सॉरी पूर्ववर्ती -1, कितना बचा 99। यह आपकी क्या हो गई 3 अंकों की संख्या की पूर्ववर्ती हो गई। अब यही अगर आपसे पूछ ले इसकी अनुवर्ती, तो अनुवर्ती के लिए क्या करोगे +1 कर दो, 101, ये आ जाएगी इसकी क्या हो जाएगी अनुवर्ती। ये क्या है पूर्ववर्ती और ये अनुवर्ती, ठीक है। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं वो आपको बता दिया है। इसके बाद आता है सम संख्याएं, जो संख्याएं 2 4 6 8 इनका जो है गुणज होते हैं, या जो संख्याएं 2 से पूर्णता विभाजित होती हैं, 2 के गुणज में होती हैं, वो संख्याएं क्या होती हैं आपकी सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं जो आपके 2 से नहीं कटती हैं, वो संख्याएं क्या होती हैं विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है। जैसे 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। ये फिर आता है आपका पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित कर ली जाए तो प्राप्त संख्याएं क्या कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं माइनस और नेगेटिव, सॉरी माइनस और प्लस दोनों संख्याओं को, जैसे अगर हम पूर्णांक संख्या की बात करें, बीच में मान लो एक 0 ले लिया, इस साइड +1, अगर हम संख्या रेखा पे दिखाएं तो इधर पॉजिटिव चार्ज चलता है और इधर निगेटिव चार्ज चलता है,
ठीक है। तो -1, -2, -3 ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा। तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं, क्योंकि हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के ले रहे हैं, ठीक है। फिर आपका आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकें वो संख्याएं कहलाती हैं आपकी परिमेय संख्याएं। किसकी फॉर्म में? P/Q। P/Q का क्या तात्पर्य है? ये होता है अंश, ये होता है हर। जो संख्या अंश और हर के रूप में लिखी गई हो वो संख्या आपकी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, क्या होती है? P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, ठीक है। दोनों चीजों को समझ लीजिए, जो परिमेय है और क्या अपरिमेय है, ठीक है। फिर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, ठीक है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। संख्या से रिलेटेड इसमें और कुछ नहीं है, बस यही चीजें समझनी है कि कौन सी चीज क्या होती है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को मिला दो तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपका कहलाता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, ठीक है। फिर आता है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती? भाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो स्वयं से कटेंगी, एक से कटेंगी और भी संख्याओं से कट सकती हैं, वो भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से कटेगी और वन से कटेगी, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगी, तो वो क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो ये कुछ आपके मेन टर्म्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों पूरा चैप्टर आपका इन्हीं पे डिपेंड है। इसके अलावा और कुछ घबराने वाली बहुत हवा सी चीज नहीं है जो मतलब डरते हो मैथ से। मैथ में कुछ नहीं है, मैथ में बस क्या है, बेसिक टर्म्स की नॉलेज होना चाहिए। वो चीज आप लोग क्या करते हो? स्किप मार देते हो। ये चैप्टर देखोगे, पढ़ोगे एक बार, अरे क्या है इसमें, कुछ नहीं है, और यही जब आ जाता है तो फिर कहते हो वाह कहाँ से आ गया पेपर। तो पेपर वहीं से आता है जहाँ से आना चाहिए, आप नहीं पढ़ते हो सही से, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन की इसकी एक्सरसाइज करोगे, घर पे जाके बैठ के आराम से इत्मीनान से किताब लोगे, 2 से 3 घंटे पढ़ोगे बैठ के, तो उसमें क्या करोगे? सारी चीजों को डिटेल में पढ़ोगे और उनकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे दोनों चैप्टर फिनिश हो गए, ठीक है। पहले चैप्टर में लासा मासा से रिलेटेड क्वेश्चन थे और दूसरे चैप्टर में क्या थे? संख्याएं थी। इसमें आपसे पूछा गया था संख्याएं क्या होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, वो सारी चीजें आपको समझा दी गई, ठीक है। तो बहुत कम टाइम की वीडियो है, पूरी वीडियो देखिएगा ध्यान से, ये नहीं स्किप कर करके देख रहे हैं। स्किप करोगे तो फिर स्किप भी करते रह जाओगे और फिर नंबर जितना आप वीडियो मेरी स्किप करोगे उतने आपके नंबर जो है ना स्किप होते चले जाएंगे। तो वीडियो स्किप नहीं करनी है, पूरी देखनी है ध्यान से समझ के, ठीक है। और अगर कोई डाउट आ रहा है तो क्या करना है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बताना है, या फिर आप हमें जो है अपने क्वेश्चंस की फोटो लेके टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा। हम आपको सॉल्यूशन करके दोबारा आपको वापस भेज देंगे, आपका उधार हम कुछ नहीं रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कल आएगी, क्या होगी? आगे के 2 चैप्टर होंगे उसमें, ठीक है। ये 2 चैप्टर पढ़ के बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा और आगे के 2 चैप्टर के बारे में भी एक ओवरव्यू ले लीजिएगा कि क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैं कल। ओके, थैंक यू। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.